नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लिट मैथ लैब पर। और पिछली क्लास में हमने वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था। आज हम उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं। और इससे जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स की जो प्रिपरेशन है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चंस करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेनी ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपके पास एक माइंड मैप रहेगा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा उससे, और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, डॉट प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, दो वेक्टर्स का क्या होता है। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको पूरी थ्योरी, पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दिए थे। फिर भी एक बार मैं रिवाइज कराना चाहूँगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, जहाँ पे ए मतलब मॉड ऑफ ए, बी मतलब मॉड ऑफ बी। ठीक है, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसका होता है ए बी साइन थीटा, और एन कैप भी लगाते हैं। इसी तरह परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, पैरेलल की कंडीशन क्या है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ, प्रोजेक्शन, कोलिनियर प्रॉपर्टी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जब डायगोनल्स दिए हों, जब एडजेसेंट साइड्स दी हों। तो क्वेश्चंस आपके कुल मिला के इन्हीं टॉपिक से ही बनते हैं। आपको जो आगे मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा वो सारे क्वेश्चंस भी इन्हीं से होंगे। तो एक बार आप इनको रिवाइज करके फिर क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या क्या होती है बच्चों। परपेंडिकुलर की होती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 0 आएगी। ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट भी कहलाता है। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 0 वेक्टर आएगी। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है इंटरनली के लिए, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन हो जाता है। ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ आपको पता है। प्रोजेक्शन अगर है ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर तो इसका हो जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये हो जाता है। कोलिनियर की प्रॉपर्टी आपको भी पता है ना, कि अगर आप वो लेते हैं, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेते हैं, 3 पॉइंट है जिनको आप ए बी और ए सी ऐसा या बी सी बना के करते हैं, तो इनका जो डिटर्मिनेंट है, इनकी जो पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स का जो ट्रायंगुलर एंड पैरेललोग्राम लॉ आपको पता होगा, कि मैंने बताया था कि जब उल्टा होता है कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आनी ही चाहिए, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। तो एक बार लेक्चर को देखें या फिर आप एक बार रिवीजन नोट्स में ज़रूर देखें। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है कि अगर दो एडजेसेंट है तो 1/2। ए बी सी अगर वर्टिसेस दिए हुए हैं तो पहले हम ए बी वेक्टर निकालते हैं और बी सी वेक्टर निकालते हैं, उसके बाद 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए अगर डायगोनल्स दिए हुए हैं तो अगर ए और बी डायगोनल्स हैं, वेक्टर है, उनके पोजीशन वेक्टर है, तो ये फॉर्मूला लगता है। और अगर एडजेसेंट साइड दी हुई है तो बस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये लग जाता है। तो आपके क्वेश्चंस इन्हीं चीज़ों पे बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से समझते हुए एक क्वेश्चन चलेंगे, 50 के 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स ए वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i। अब आपको पता है कि डायगोनल्स दे रखे हैं, ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो एरिया इक्वल्स टू, मैंने अभी भी बताया कि इसके लिए फॉर्मूला लगता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, पहले तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, आई जे के कॉफिशिएंट रखेंगे 2 -3 4 2 -1 2। ठीक है, इसको सॉल्व किया, आई को छोड़ा तो आई वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे, -3 इंटू 2 -6 -4 यानी प्लस का 4, माइनस जे कैप लेंगे, जे वाली रो जे वाला कॉलम छोड़ा, 2 2 ज़ा 4 4 -8। ठीक है, प्लस के कैप, के वाली रो और कॉलम को छोड़ा, -2 माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -2i प्लस 4j, और ये बचेगा प्लस 4k। ये आ गई किसकी वैल्यू, आपके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 कितना होता है बच्चों, 32, 32 प्लस 4 36, 36 में रूट लगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया निकालना है तो 1/2 इंटू 6 दैट विल बी 3। ठीक है,
इस तरीके से हम कुछ एरिया निकालेंगे। लिखने के लिए जब आप लिखते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, तो आपको पता होगा, आप 12th स्टैंडर्ड्स में है तो आपको पता है जो आप कर रहे हो वो आपको लिखना पड़ता है कि हाँ मल्टीप्लाइंग दिस, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं। जो फॉर्मूले यूज़ होते हैं उनको ब्रैकेट में किनारे लिखना होता है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो वो तो आप लिख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन की अप्रोच कैसी रखनी है वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। और अगर आप मुझे बोलेंगे या कमेंट्स में किसी बच्चे की डिमांड रहती है कि हमें एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें, हम बोर्ड्स की कॉपी में आंसर्स को कैसे लिखें, तो मैं उस पर भी एक वीडियो जरूर लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो समझ में आएगा। सिंपल फॉर्मूला था, फॉर्मूले के लिए जो जो हमको आवश्यकता थी, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो चीज़ें हमने निकाल ली फॉर्मूले की हेल्प से और उसको पुट कर दिया फॉर्मूले में, और उसके बाद हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स लिख लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ए का कॉस थीटा से हम थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया था कि हम जनरली जब क्रॉस डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम ये फॉर्मूले यूज़ नहीं करते, लेकिन हम कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इन फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, यानी मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी। अब एक तरफ को क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर आपने कॉस साइन थीटा का यूज़ क्यों नहीं किया, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करने में हमको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें हमें डिटर्मिनेंट बनानी पड़ती है, इसलिए हम सिंपली डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे और यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले आता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। लिखने का तरीका क्या है, पहले आई प्लस जे माइनस के डॉट आई माइनस जे प्लस के, कितना जाएगा, आई वन का वन से वन, माइनस वन और माइनस वन। ठीक है, कितना आया इसका आंसर, माइनस वन। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आई माइनस वन। ठीक है, अब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी निकालना है। तो मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वन प्लस वन प्लस वन, क्योंकि वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो वन 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 आएगा, मतलब रूट थ्री। सिमिलरली बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर, यानी वन प्लस वन कितनी आ जाएगी, रूट थ्री। ये सारी वैल्यूज़, ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ उठा के हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सिंपल, कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस वन अपॉन थ्री, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई थ्री। ठीक है, तो ये हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे। और देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपसे जो वेक्टर से क्वेश्चन बनते हैं या तो 2 मार्कर या तो 3 मार्कर क्वेश्चन बनता है या फिर ऑब्जेक्टिव बनता है। अब मैंने इस वीडियो में आपके सारे 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए एक दिन हम अलग से मैराथन का प्लान कर रहे हैं कि एक दिन सारे ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर्स के उठा के हम पूरे के पूरे MCQs टाइप क्वेश्चन करेंगे। कम से कम 100-200 MCQs या उससे भी ज़्यादा हो पाया तो 200-300 MCQs हम उस दिन करेंगे। लेकिन 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आप ये देखते चलिए। MP बोर्ड वालों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि MP बोर्ड में भी 2 मार्कर क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। एंगल निकालना है, एरिया निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है, यही क्वेश्चंस आते हैं वेक्टर से, या फिर प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते चलिए, बढ़िया एक एक क्वेश्चन समझ के चलेंगे। फिर शो दैट ईच ऑफ 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। हमें ये शो करना है कि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, सिर्फ डायरेक्शन होती है। तो यूनिट वेक्टर का सेंस क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, 1। तो हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/7 मैग्नीट्यूड ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1/7 रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू 1/7 रूट ऑफ 49 इक्वल्स टू 7/7 इक्वल्स टू 1। तो ये पहला वाला जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है और हमको शो ही यही करना है कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो मतलब वह एक यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली सेकेंड वाला 6i माइनस 3j प्लस 2k। ठीक है, मॉड 1/7 बाहर 6i माइनस 3j प्लस 2k, कितना हो जाएगा 1/7 36 प्लस 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 1/7 रूट ऑफ 49 इक्वल्स टू 7/7 इक्वल्स टू 1।
फिर क्या होगा, तीसरा भी देख लो, सिमिलरली है क्योंकि आपके कॉफिशिएंट को आगे पीछे कर दिया है, स्क्वायर करने पे आने तो सब सेम है, ठीक है। 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, 1/7 √9 प्लस 36 प्लस 4 इक्वल्स टू 1/7 √49 इक्वल्स टू 7/7 इक्वल्स टू 1। तो तीनों का हमने दिखा दिया कि तीनों का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, इसका मतलब तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या है, यूनिट वेक्टर है, और हमें यही शो करना था। अच्छा, अब इनमें से मैं कुछ कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, तो इसलिए मैं कुछ प्रोसेस इसमें फास्ट कर रहा हूँ कि डायरेक्ट कर ले। लेकिन कभी आप इसको ये समझ में नहीं आता कि 36 कैसे है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि -6 का स्क्वायर लिया, 6 का, ये सारी चीज़ जो बेसिक चीज़ें वैसे तो आनी चाहिए, नहीं आती हैं तो आप मुझे बताएं कमेंट में। कमेंट में आप क्वेश्चंस कम पूछते हैं, कोशिश करेंगे कमेंट में वो चीज़ें पूछें जो आपको समझ में नहीं आई हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए, अब है इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i प्लस 7j प्लस 2k, बी वेक्टर इक्वल्स टू 7i माइनस 2j प्लस 3k, mod of a vector equals to b vector, can we say a vector dot b vector, a vector equals to b vector, give reason। ठीक है, हमको क्या दे रखा है कि ए मॉड दोनों का क्या है, सेम है, सही बात है सेम है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर बिल्कुल सेम है, तो नहीं, हम नहीं कह सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, क्यों नहीं कह सकते हैं ये बताता हूँ। देखिए, ए वेक्टर की वैल्यू बच्चों कितनी है, 3i प्लस 7j प्लस 2k, ठीक है। बी वेक्टर की वैल्यू है 7i माइनस 2j प्लस 3k। अब अगर मैं इसका मॉड निकालता हूँ, यानी मैग्नीट्यूड, मॉड यानी मैग्नीट्यूड, ठीक है। मॉड यानी वैसे मॉडुलस फंक्शन होता है, बट मैं यहाँ पे इस ऑपरेटर को मॉड कह रहा हूँ, जबकि ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज़ का। 9 प्लस 49 प्लस 4 कितना हो गया, और 9 4 13 और 52 62 रूट ऑफ 62। बी का मैग्नीट्यूड निकाला 49 प्लस 4 प्लस 9, और ये भी कितना जाएगा, रूट ऑफ 62। तो बिल्कुल इनका जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों वेक्टर्स का वो तो सेम है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि इक्वल वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, जब इनके कोफिशिएंट बिल्कुल सेम हो, है ना। मतलब ये आई क्या दिखाता है कि आपने एक्स में कितना चला है, तो ये आई भी एक्स में कितना चला है, तो एक्स में यहाँ 3 चल रहा है और यहाँ 7 चल रहे हैं, तो डिफरेंट हो गया वेक्टर, यहीं पे डिफरेंट हो गया। 7 है, यहाँ -2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसलिए ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर होगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड तो ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। डायरेक्शन कैसे अलग होगी, ठीक है, उसके लिए डायरेक्शन भी देखिए, आपको मैंने बताया था कि वेक्टर इज इक्वल्स टू डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया सर, डायरेक्शन भी सेम आ जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, और ए वेक्टर यहाँ पे क्या है, 3i प्लस 7j प्लस 2k, और मॉड ऑफ ए कितना है, रूट ऑफ 62, रूट ऑफ 62। अब देखिए 3 अपॉन रूट ऑफ 62i प्लस 7 अपॉन रूट 262j प्लस 2 अपॉन रूट 62k, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन, और इसकी जो हम डायरेक्शन निकालेंगे, मैं निकाल देता हूँ, बी की भी डायरेक्शन आ जाएगी 7 अपॉन रूट ऑफ 62i माइनस 2 अपॉन रूट 62j प्लस 3 अपॉन रूट 62k। इन दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग है, इसलिए वेक्टर सेम नहीं होंगे, इसलिए ये वेक्टर इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। हेंस ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर। ओके, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, 5th क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 9 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर। अब डायरेक्शन निकालनी होती है, मतलब उसका कैप निकालना पड़ता है, तो किसकी डायरेक्शन चाहिए हमको, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की। तो पहले तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल लो। ए वेक्टर की वैल्यू है सर 3i माइनस 2j प्लस 3k, माइनस बी वेक्टर की वैल्यू है i माइनस 4j माइनस k, ठीक है। अब यहाँ पे होगा 3i माइनस 2j प्लस 3k माइनस i प्लस 4j प्लस k। 3i माइनस i कितना हो गया सर, 2i कैप, माइनस 2j प्लस 4j प्लस 2j प्लस 3k प्लस k प्लस 4k। ये हमारा आ गया क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है, मैं अगर इसको ऐसा कैप दूँ, समझना कैप का मतलब, तो इसका मतलब होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है।
तो हमको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो मिल गया, लेकिन हमें इसका मैग्नीट्यूड नहीं मिला, तो चलिए मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो आदत हो गई है मैग्नीट्यूड निकालने की, है ना। 2 × 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 20 + 24, ये आ गया 24। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं 2i + 2j + 4k अपॉन √24। अच्छा 24 से कुछ बाहर आ सकता है क्या, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 6, तो 2√6 भी लिख सकते हैं इसको। हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ 2√6। ये आ गई वैल्यू इसकी, ठीक है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के डायरेक्शन वाला हमको 2/2√6i + 2/2√6j + 4/2√6k कैंसिल आउट करेंगे, 1/√6i + 1/√6j + 2/√6k, ठीक है। तो ये ऐसा वेक्टर है जो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की डायरेक्शन पे है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना बोला है, 9 यूनिट्स। तो ये यूनिट वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड 1 है, तो अगर मुझे इसका 9 यूनिट का बनाना है तो इसमें मैं क्या करूँगा, 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का कैप इज इक्वल्स टू, वैसे ए कैप बी कैप लिखते हैं, बट मैं एक रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख रहा हूँ कि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो 9 का मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा, 9/√6i + 9/√6j + 18/√6k, ठीक है। अब ये जो हमें मिला है वेक्टर, इसमें आप निकाल के देख लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स आएगा, डायरेक्शन इसकी मिलेगी, ठीक है। तो ये ऐसा वेक्टर में हमने निकाल दिया, ठीक है। तो इसके लिए हमने किया क्या, पहले जिसकी हमको डायरेक्शन चाहिए वो वेक्टर निकाला, ठीक है। डायरेक्शन चाहिए मतलब उसका कैप चाहिए, मतलब उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है उसके अपॉन में मुझे मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है उस वेक्टर के, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाला और सारी वैल्यूज पुट कर दी, और फिर लास्ट में हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जो वेक्टर मुझे मिला था वो एक यूनिट वेक्टर था, ठीक है। क्लियर है। जैसे ही 9 का मल्टीप्लाई करेंगे मुझे ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड 9 है और डायरेक्शन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की है। अगले की तरफ चलते हैं। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 60, magnitude of a vector plus b vector equals to 60, magnitude of a vector minus b vector equals to 40 and magnitude of a vector equals to 22, then find magnitude of b vector। तो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं कि अगर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर लेते हो तो ये दोनों सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। कैसे होती है मैं ये भी बता सकता हूँ, ठीक है, बट अभी अपन थोड़ा सा जल्दी करते हैं, ये चीज़ प्रूव पे नहीं जाते इसके। तो अभी हम ये देखते हैं कि हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये है और ए वेक्टर की वैल्यू है। अब इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूँ, चलिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 60, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू 40 डिग्री, 40 डिग्री कर रहा हूँ, 40, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 22। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3600 होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस, ठीक है। तो इसका हमको इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, इसका भी गिवन है, इसका भी गिवन है, बी का हमें निकालना है, तो हमने इनका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने का मतलब हम इसको अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। सिमिलरली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 3600 और हो जाएगा 1600। अब अगर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 और इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे दूँ तो इनको मैं ऐड करने पे 1 and 2 क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3600 प्लस 1600, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे, क्या होगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, डॉट में प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद आप देखें कि ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये सम होकर कितना बचेगा आपका, 36, 14, 50, 5200, ठीक है। अब ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर कितना होता है, 2 ए वेक्टर, और बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर 2 बी वेक्टर, और दोनों में स्क्वायर तो है 5200।
अब इसको ए वेक्टर स्क्वायर को मैं वापस मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 2 ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 50 200। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी नहीं पता है। इसकी कितनी है 22, तो 2 इंटू 22 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी वेक्टर का स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू 50 200। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है शायद, एक बार कंफर्मेशन के लिए मैं वापस कर लेता हूँ। 2 दूनी 4, 2 दूनी 44, 484 ही होता है, ठीक है। और 484 में 2 का मल्टीप्लाई और कर दो, 8 16 का 6 1 9 968 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2 बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 50 200 माइनस 968, ठीक है। और जो कि मुझे वैल्यू देगा कितनी, चलो इसको माइनस कर ही देता हूँ। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 11 में से 9 गया 2, और ये बचेगा कितना 4, 4232 4232। ये किसकी वैल्यू है 2 बी स्क्वायर की। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4232 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे 2 1 16, ओहो ये तो 46 का स्क्वायर मिल गया, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर है बच्चों 46 का, ठीक है। तो ये हमको मिल गई वैल्यू इसकी। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। वापस मैं एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हमें इसकी वैल्यू दी थी, इसकी दी थी, हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर करके हमने उसे ओपन कर दिया, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैग्नीट्यूड के ऊपर स्क्वायर है तो वो ए वेक्टर का भी स्क्वायर है, ठीक है। इसको ओपन किया नॉर्मल ए प्लस बी के फॉर्मूले से, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कैंसिल हो गई, जो बचा उसको ले लिया, जिसकी अब इन दोनों में से मेरे को इसकी वैल्यू पता थी, तो हमने ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, और हमें बी वेक्टर की वैल्यू मिल गई, ठीक है। चलिए, द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी आर लैम्डा आई प्लस 3j 12i प्लस म्यू जे एंड 11i माइनस 3j, ठीक है। इसमें k का कोई रोल ही नहीं है। रिस्पेक्टिवली इफ c डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b इन द रेशियो 3:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, ठीक है। अब a यहाँ है, b यहाँ है, ठीक है। इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, बीच में हमारा है c। a का पोजीशन वेक्टर कितना है आपके पास लैम्डा आई प्लस 3j, ठीक है। b का कितना है आपके पास 12i प्लस म्यू जे, और c के कितने हैं 11i माइनस 3j का, ठीक है। अब c जो है डिवाइड करता है किसमें 3:1 में, तो 3:1 में डिवाइड करने का मतलब है ये m की वैल्यू हो गई, ये n की हो गई, ये हमको क्या मिल गया a वेक्टर मिल गया, ये हमको b वेक्टर मिल गया, ठीक है, क्योंकि ये a का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है r वेक्टर इज इक्वल्स टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन m प्लस n, ठीक है। r वेक्टर क्या है हमारा 11i जो c का है, ठीक है, जो डिवाइड करता है 11i माइनस 3j इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है 3 इंटू b की वैल्यू 12i प्लस म्यू जे प्लस n की वैल्यू कितनी है 1, a वेक्टर की वैल्यू लैम्डा आई प्लस 3j। यहाँ से मुझे मिला 11i माइनस 3j इक्वल्स टू 12 3 36i प्लस 3 म्यू जे कैप प्लस लैम्डा आई प्लस 3j, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 36 प्लस लैम्डा आई प्लस 3 म्यू प्लस 3j, और इधर भी कितना हमारा 11i माइनस 3j। 36 प्लस लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 11, और 3 म्यू प्लस 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब मैंने बताया था पहले भी कि इक्वल वेक्टर्स तब होते हैं जब उनके कंपोनेंट भी बिल्कुल सेम हो। तो जो स्केलर कंपोनेंट है वो आई का मल्टीपल आई के इक्वल होगा, आई का कॉफिशिएंट भी कह सकते हैं, जे का कॉफिशिएंट जे के इक्वल होगा, तो हमने पुट कर दिया। अब यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 11 माइनस 36, 3 म्यू इक्वल्स टू -3, तो म्यू इक्वल्स टू -6 अपॉन 3, तो यहाँ से आ जाएगी -2 म्यू की वैल्यू, और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी -25, ठीक है।
तो ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में आपको जो निकालना है, कुल मिला के यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल थे, ए बी और सी रहते हैं। ठीक है, तो जनरली हमको क्या रहता है कि ए और बी की वैल्यू दे देता है, रेशियो दे देता है और सी निकालना होता है। इस बार उन्होंने क्या किया, ए बी सी की वैल्यू दे दी, लेकिन ए और बी में क्या डाल दिए, वेरिएबल्स डाल दिए। तो हमको कुछ नहीं करना, जो कंडीशन हमने पढ़ी है, जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, उसी को फॉलो कराना है। ठीक है, आप हमेशा ये बात का ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन को घुमा कर पूछता है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पूछ देता है क्वेश्चन में, तो आप समझिए कि डेटा आपके पास उतना ही है, जितना आपने पढ़ा है उसी से आएगा, तो उसी का यूज़ करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें। ठीक है, कि कुछ अलग नहीं है, बस जो आपने पढ़ा है उसी को पुट कर देना है, उसी को सेटिस्फाई करा देना है, उसी को फॉलो करना है, आपका आंसर खुद ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बस अप्रोच सही रखें। अब लिखा है इधर ए वेक्टर ए इक्वल्स टू 0, बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, और ठीक है, बीच में और लगा हुआ है, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर में से, ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई एक 0 है, तो 0 है तो डॉट प्रोडक्ट करोगे किसी वेक्टर के साथ तो वो 0 हो ही जाएगा। ठीक है, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा है, जिसको भी नहीं पता वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें एक बार। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें पता है कि अगर ये चीज़ फॉलो हो रही है तो सीधी सी बात है ये हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, मतलब अगर हमें ये पहले से दिया हुआ है, ठीक है, हमको यहाँ से यहाँ आना बड़ा आसान था कि यहाँ से ये आएंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है मतलब कि हमको अगर ये गिवन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, तो क्या इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि या तो ए वेक्टर 0 है या तो बी वेक्टर 0 है? नहीं, हम इसका मतलब सीधा सीधा ये नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है। जब दो पॉसिबिलिटीज़ होती है तो हम कन्वर्स को ट्रू नहीं कहते हैं। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, बट दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर की कंडीशन ही होती है कि उनके बीच में एंगल जो है 90 डिग्री का होता है और कॉस 90 0 होता है, तो डॉट प्रोडक्ट उनका 0 हो जाता है। तो इसलिए परपेंडिकुलर की कंडीशन है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो अगर 0 डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हो सकता है वो परपेंडिकुलर हो, या फिर हो सकता है कि वो उनमें से दो वेक्टर में से कोई एक 0 हो। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे ये समझ में आता है कि इस चीज़ का मैं ये सेंस सीधा सीधा नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी है जो कि यहाँ पे नहीं गिवन है, क्या, परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, चलिए फिर है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर टू वेक्टर सच दैट magnitude of a vector plus b vector equals to a, then prove that 2a vector plus b vector is perpendicular to b vector। ठीक है, अब हमारे पास फिर से वही कंडीशन दी हुई है और हमको प्रूव करना है कि ये किसकी हेल्प से प्रूव करना है, इसकी हेल्प से प्रूव करना है। तो हमारे पास ये पता है कि ये वेक्टर जो है ये इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है बच्चों, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। यही तो हमको पता है परपेंडिकुलर में, एक ही कंडीशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर से, यहाँ की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, अभी इसको भी हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। 2a वेक्टर 0 आनी चाहिए, तो हम 0 वैसे पहले से लेकर नहीं चलते, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे सीधा सीधा। इसकी वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी वैल्यू को 0 चाहिए, तो हम यहाँ से वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू a वेक्टर का। अब हमको यहाँ पे जब वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता होती है, तो मैंने कितनी बार बताया आपको कि जब भी ये मैग्नीट्यूड दिया है और हमको यूज़ करना है डायरेक्ट वेक्टर के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। चलिए स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मैं मॉड लगा सकता हूँ, इसमें भी मैं मॉड लगा सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बता दी है। अब यहाँ से ए वेक्टर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास क्या बचा, बी वेक्टर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, और इसी की वैल्यू तो मुझे 0 चाहिए थी,
यहाँ पे मुझे दिख रही है इसकी वैल्यू 0 है, या स्क्वायर लगाना भूल गया, सॉरी। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है क्योंकि यहाँ पे मैं मॉड लगा सकता हूँ, तो ये आ गया। तो यहाँ से ही हम प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं बी वेक्टर यहाँ से कॉमन ले लूँ तो बी वेक्टर कॉमन लेने पे मेरे पास बचेगा 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, जो कि इनका डॉट प्रोडक्ट है। और अगर इनका डॉट प्रोडक्ट है इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ 2i माइनस जे प्लस के ऑन i माइनस 2j प्लस के। अब इसको हम ए वेक्टर मानेंगे, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। ठीक है, कई सारे तरीके क्वेश्चन कर लिए हमने। बी वेक्टर हम मानेंगे i माइनस 2j प्लस के। अब हमको ए ऑन बी निकालना है। ठीक है, तो ए ऑन बी में मैंने बताया था जो बाद में होता है उसको अपॉन में उसका मॉड लेते हैं। मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो दोनों केस में रहता है, अपॉन में मॉड ऑफ बी वेक्टर। चलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2 प्लस 2 प्लस 1, मॉड निकालेंगे बी का तो कितना आएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, कितना हो गया 4 प्लस 1 5 अपॉन रूट 6। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, समझ में आ रही होगी चीज़। ऐसे से ही ईजी क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर में। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड दिस, फाइंड साइन थीटा। साइन थीटा निकालना है, थीटा अगर हमको दे रखा है। अगर हमको साइन थीटा निकालना है, हमारे पास दो मेथड है। या तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से थीटा निकाल लें, तो क्रॉस प्रोडक्ट से हम थीटा निकालेंगे तो हमें कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है, फिर हम उससे साइन थीटा निकाल सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा दें। ठीक है, मुझे ज़्यादा सुटेबल डॉट प्रोडक्ट लगता है, तो चलिए डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं। इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ से मैं कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो दैट वुड बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे कितना आएगा, 3 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 3 7 3 10 और अच्छा करें रूट 14 दो बार आएगा रूट 14, तो बचेगा 14। ये आ गई हमारी, और इसको कैंसिल आउट भी कर देते हैं 2 से, तो बचेगा 5/7। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 5/7। अब मुझे निकालना था साइन थीटा। साइन थीटा मुझे पता है कितना होता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25/49। ठीक है, 49 ऊपर जाएगा, 49 माइनस 25 अपॉन 49, कितना बचेगा 4, और 4 में से 2 गया 2, 24/49। ये किसकी वैल्यू बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा की। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 24/49 है तो हमें निकालना क्या है, साइन थीटा, दैट वुड बी रूट ऑफ 24/49, यानी रूट ऑफ 24/7। ये आ गई मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू। आप दूसरी अप्रोच भी बिल्कुल अपना सकते हैं कि आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट भी साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर ए वेक्टर ये बहुत ही आसान, पहले तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें आप। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई जे के 1 2 -1 3 1 -1। ठीक है, आई -2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस जे -1 प्लस 3 प्लस के 1 माइनस 3 2 6। ठीक है, कितना बचेगा, माइनस आई -2j और -5k। अब इसे का क्या निकालना है, हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इसका, 1 + 4 + 25 रूट ऑफ 30। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज़। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और थोड़ा जल्दबाजी में निकल जाता है कि उधर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइन द वेक्टर दिस एंड दिस। अब देखो सीधे सीधे एडजेसेंट साइड दी है तो इसके लिए क्या होता है, अगर एडजेसेंट साइड दी हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फिर वही आपको पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, आई ओ जे के
1 -1 2 2 -1 -1, ठीक है। अब ये हम निकाल रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई क्या ले लिया, 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस जे वाली रे कॉलम को छोड़ा तो -1 -4 प्लस के -2 प्लस 1, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3i प्लस 5j और साथ में माइनस के, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, वही एरिया होगा 9 + 25 + 1, कितना आ गया, √35, यही एरिया हो गया ट्रायंगल। फाइंड द मॉड ऑफ ए बी इफ, ठीक है। फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन, ए क्रॉस बी निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है और ये दिया है, तो देखिए अब आपको डायरेक्ट आपको पता है कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, वो क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है, डॉट में वैल्यू दी हुई है, तो आपको पहले थीटा निकालना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 12 है, ये कितना होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से आपको कितनी हो जाएगी वैल्यू, ए वेक्टर बी वेक्टर और इनकी वैल्यूज पुट कर दो, ए वेक्टर बी वेक्टर कितनी है, 10 × 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 12। अब कॉस थीटा इक्वल्स टू 12/20, कैंसिल आउट कर दो, 4 से जाएगा 3 टाइम्स, 4 से जाएगा 5 टाइम, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 3/5, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा इधर मॉड लगा देता हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे तरीके से भी आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, अगर आपको पता हो कि ये बेस अपॉन ये होता है, तो ये 4 हो जाएगा, तो 4/5 आएगी। लेकिन मैं यहीं से वैल्यू निकाल देता हूँ, 1 - 9/5 सॉरी 25, तो हो जाएगा 25, ठीक है। तो यहीं से मैं वैल्यू निकाल देता हूँ, 1 - 9/25, 25 - 9/25 दैट विल बी 16/25। और अगर ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5, ठीक है। जैसे मुझे साइन थीटा की वैल्यू मिली, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू ए की वैल्यू 10 × 2 × 4/5, ठीक है। 5 से 2 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, ये मुझे इसकी वैल्यू मिल गई। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस के अप्रोच को रख सकते हैं। यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विद वर्टिसेस। ये क्वेश्चन कई बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शायद मेरे खुद ही के कंपाइलेशन में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए इस टाइप के। तो जब भी आपके पास 3 वर्टिसेस हैं, इसका मतलब कि क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -1, 4 और सी के कोऑर्डिनेट है 4, 5, -1। मतलब ए का आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बी का और सी का। अगर ये ओरिजिन है तो आप क्या करोगे, इस सी का हो जाएगा 4i + 5j - k, बी का हो जाएगा 2i - j + 4k और ए का हो जाएगा कितना, i + 2j + 3k, ठीक है। अब आपको निकालना है एडजेसेंट साइड, मतलब कोई भी दो साइड निकाल लो, ए बी और बी सी जैसे हम निकालते हैं, ठीक है। ये दो एडजेसेंट साइड, तो ए बी निकालने के लिए, ए बी वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओ ए वेक्टर सॉरी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो 2i - i कितना हो जाएगा बच्चों, i -j + 2 -j - 2j कितना हो जाएगा, -3j और 4k - 3k कितना होगा, +k, ठीक है। ये आ गया आपके पास ए बी वेक्टर। सिमिलरली आप बी सी वेक्टर निकालेंगे, मतलब c - b, तो 4 - 2 कितना होगा, 2i, 5 +1 हो जाएगा, तो 5 + 1 6j और -k - 4k -5k। अब क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर निकालेंगे और उसका फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, i j k 1 - 3 1 2 6 - 5
ठीक है, आई को छोड़ा, 15 माइनस 6 माइनस जे को छोड़ा, -5 -2 प्लस के को छोड़ा, 6 प्लस 6 कितना आ गया, 15 माइनस 6 कितना होता है, 9i माइनस से प्लस 7 जो हो जाएगा ये, और प्लस 12 के। अब इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है अगर, तो रूट ऑफ क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9 का स्क्वायर 81 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 12 का स्क्वायर 144, और इसका सम करके आप निकाल के यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए मैं कर ही देता हूँ उसको, तो हिंदी में सॉल्व कर देता हूँ मैं, हिंदी मीडियम से है सर हम। तो 9 4 13 1 14 की 4 हासिल आई 1, 4 4 8 1 9 9 8 17 की 7 हासिल आई 1 1 1 2 274 आ रहा है। ठीक है, तो 1/2 रूट ऑफ 274। क्लियर ये चीज़? तो इस तरीके से आप एरिया इसका निकाल सकते हैं। फिर है ए वेक्टर, इफ़ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस सी। अब देखिए ये जो है ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये नंबर्स वाला जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इजी रहते हैं, क्योंकि इनमें हमको सीधा सीधा अप्लाई करना होता है। इसमें हमको दिमाग लगाना पड़ता है कौन सा ऑपरेशन ऐसा लगाएं जिससे कि ये चीज़ प्रूफ हो जाए, या कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगाएं। तो हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव और इस तरीके की सारी प्रॉपर्टी। अब हमारे पास रखा हुआ है कि लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी इक्वल्स टू बी क्रॉस डी, देन शो दैट a vector minus d vector is parallel to b vector minus c vector, it is being given that a d के इक्वल नहीं, b c के इक्वल नहीं। तो पैरेलल है, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि a वेक्टर माइनस डी वेक्टर ये और इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ, b वेक्टर माइनस c वेक्टर के साथ, ये कितना आना चाहिए, 0 वेक्टर आना चाहिए। तो इसी की हेल्प से हम निकालेंगे। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है उसको हम लिखते हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर। ठीक है, और हमारे पास दूसरा है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। हम करते हैं माइनस। ठीक है, सब्सट्रैक्टिंग 1 from 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता तो मैं प्लस यूज़ करता। ठीक है, लेकिन तब ये कंडीशन शायद फॉलो ना होती। ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और इधर होगा सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अब इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि आप क्या करो कि इसमें से अगर मैं ए वेक्टर को कॉमन ले लूँ, ठीक है, ये कॉमन लेना कह सकते हैं इसको, लेकिन ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव की, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। यहाँ से अगर मैं डी वेक्टर ले लूँ तो आ जाएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे ये उल्टा होगा, क्योंकि डी वेक्टर हम बाद वाला ले रहे हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू डी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस क्रॉस। ठीक है, आप देख रहे हैं दोनों तरफ क्रॉस एक ही जैसा है, इसको हम पूरे को इस तरफ ले आते हैं तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ठीक है, जब हम सारे वेक्टर ला रहे हैं तो उधर भी हम वेक्टर ही छोड़ेंगे। अब यहाँ से फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब फिर से बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर को हम कॉमन लेंगे, और कॉमन लेते ही हमारे पास क्या बचेगा, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर, और यहाँ पर रहेगा क्रॉस का साइन इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ठीक है, इससे मुझे क्या मिला कि बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर और ए माइनस डी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कितना रहा है, 0। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है तो अगर इसमें हम चेंज करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं, आगे पीछे करते हैं तो कोई फर्क नहीं आता है, लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसमें माइनस साइन आगे आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, क्योंकि हम जब बाद वाला कॉमन ले रहे हैं ना, डी वेक्टर बाद वाला है, तो बाद वाला कॉमन ले रहे हैं तो हम पहले बाद वाले को लिखेंगे। इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ आपको। इसको मैं उल्टा करके लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा। इसको भी उल्टा करके लिखना चाहूँ तो डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, माइनस पहले से था, माइनस साइन आएगा ये। ठीक है, अब मैं आगे लिख सकता हूँ, पहले प्लस वाले को लिख देता हूँ, क्रॉस बी माइनस डी क्रॉस सी। अब यहाँ से डी वेक्टर अगर मैं कॉमन लूँगा
तो कितना बचेगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये देखिए। ठीक है, तो इस लॉजिक से इसको सॉल्व किया गया। क्लियर है। अब ये जब हो गया तो इसका मतलब कि ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। और अगर आप इनमें आगे पीछे भी करेंगे तो केवल निगेटिव का फर्क आएगा, और निगेटिव जीरो वेक्टर में कोई फर्क नहीं डालता उतना। क्लियर है। If the vectors I minus j plus k equals to 3i plus j plus 2k and I plus lambda j minus 3k are coplanar, then find the value of lambda। ठीक है, तो अब फिर से वही कोप्लेनर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर तीन पॉइंट्स कोप्लेनर हैं या कोलिनियर हैं तो इनमें क्या होता है कि हम ले लेते हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ये क्या है, ए बी सी, ये तीन हमारे पास ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डी आई प्लस ई जे प्लस एफ के जी आई प्लस एच जे प्लस आई के, ये तीन अगर वेक्टर है तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम करेंगे। अगर कोप्लेनर है तो 1 माइनस 1 1 3 1 2 1 लैम्डा माइनस 3, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। चलिए हम रो 1 के उसमें एक्सपेंड कर देते हैं, इसको एक्सपेंशन कर देते हैं। तो 1 को छोड़ा तो कितना आएगा, -3 -2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 1 1 वाली रो और कॉलम को छोड़ा, -3 3 सा -9 -2, और लास्ट में +1 को छोड़ा तो -3 नहीं सॉरी 3 लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 -2 लैम्डा और -9 -2 -11 +3 लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। 3 लैम्डा -2 लैम्डा कितना बचेगा, लैम्डा -3 -11 -14 -1 -15 इक्वल्स टू 0, लैम्डा की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे देखते हैं। इफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस 3j प्लस 2 प्लस के और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, सी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, कोप्लेनर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये आप अपने आप से ट्राई करें, जस्ट पुराना क्वेश्चन बताया है उसी के बिल्कुल सेम है। ठीक है, बस इसमें जो है तो वेक्टर्स की वैल्यू अलग अलग है। वहाँ आई माइनस जे प्लस के था, यहाँ आई प्लस 3j प्लस के, ऐसे करके थोड़े थोड़े से वेक्टर में चेंज है, तो इसको आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, चलिए 19th पे देखते हैं। फाइंड ए वेक्टर। अच्छा ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप कर लेंगे। इसमें करना क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। पहले कैसे निकालते हैं, आई जे के 1 -7 7 3 ठीक। तो इसमें हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे ही है कि पहले तो क्रॉस वेक्टर निकाल लो। क्रॉस वेक्टर के लिए आई को छोड़ा -14 और माइनस माइनस +14, माइनस जे को छोड़ा तो 2 -21 प्लस के को छोड़ा तो -2 +21। ठीक है, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, अपने आप खुद ही निपट लिया। ये -19 होगा जो कि प्लस हो जाएगा तो 19j, और ये होगा 19k। ठीक है, ये हुआ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो √19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है शायद, आप कंफर्म कर लीजिएगा, और ये जो भी वैल्यू आएगी उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। फिर से एंगल निकालना है, आपको पता ही है, कॉस थीटा का यूज़ कर लो चाहे साइन थीटा का यूज़ कर लो। कॉस थीटा यूज़ करने के लिए डॉट प्रोडक्ट, और साइन थीटा यूज़ करने के लिए निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट लगता है। तो मैं डॉट प्रोडक्ट लगाऊंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, डॉट प्रोडक्ट 1 × 1 1 -1 अपॉन मॉड, इसका भी √3 आएगा, इसका भी √3 आएगा। ये थोड़ा गॉड स्पीड है समझिएगा। ये हो गया कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -1/3, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए
अब ये जो क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस थे 2 मार्कर्स। अब 3 मार्कर्स और 4 मार्कर में भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो किस टाइप से आते हैं, जैसे 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आपको पता है कि केस स्टडी के रहते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे भी रहते हैं डायरेक्टली, तो उस लेवल में हम जाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ए वेक्टर की वैल्यू दी है, बी वेक्टर की वैल्यू दी है, रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट सेट्स ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पहले तो आपको निकालना है यूनिट वेक्टर जो कि पैरेलल होगा डायगोनल के, ठीक है। तो हमको पहले डायगोनल निकालना है। एडजेसेंट का साइड कौन कौन सी है, अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊँ तो एक ये है, ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, और बी वेक्टर ये 2i प्लस 4j माइनस 5k। पैरेललोग्राम लॉ में आपको पता, बी वेक्टर इधर दे दिया, ए वेक्टर इधर दे दिया, तो बी वेक्टर इधर जाएगा, ये भी बी वेक्टर होगा और ये भी ए वेक्टर होगा। अब एक डायगोनल हमने ऐसे बनाया, तो ये डायगोनल जो होगा, अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अगर एक मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, और इसका ये दे दिया, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए डायगोनल्स निकालते हैं। डायगोनल्स 1 को मैं दे देता हूँ d1, जो कि होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये यहाँ पे मैंने ट्रायंगुलर लॉ लगाया, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया है, जो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की वैल्यू आई है, ठीक है। क्योंकि देखिए ए वेक्टर और ये जो है ना ये वेक्टर, मतलब d2 वेक्टर सपोज दैट, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में सर्कुलर, ये उल्टा आ रहा है, तो बी वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और डी वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आएगी वैल्यू। अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब चलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 3i, 2 प्लस 4 6j, 3 माइनस 5 माइनस 2k, ये आ गया आपका d1 वेक्टर। सिमिलरली आप d2 वेक्टर निकालेंगे तो होगा b माइनस ए, बी माइनस ए मतलब 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8k। अब कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालना जो कि पैरेलल हो, तो इसके जो पैरेलल होता है ना इन दोनों के, ठीक है, इन दोनों के क्या हो, पैरेलल हो, तो हम पैरेलल उसी को मान लेते हैं, ठीक है, d1 को और d2 को ही हम क्या मान लेते हैं, पैरेलल मान लेते हैं। अब फाइंड यूनिट वेक्टर्स, अब इनके क्या निकालने हैं, यूनिट वेक्टर्स। तो d1 के पैरेलल d1 को ही हम यूनिट मान लेंगे। इसका यूनिट वेक्टर निकालना मतलब क्या होगा, d1 वेक्टर का कैप अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, d1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ d1। तो यहाँ से आप मॉड निकाल लेंगे, तो d1 तो है ही, इसका मॉड कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4, ठीक है। और इसी तरीके से d2 का अगर कैप निकालेंगे तो आएगा d2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ d2 वेक्टर, जो कि क्या होगा, d2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड इसका कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 64, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, मैंने लॉजिक क्या लगाया, देखो पैरेलल वेक्टर जो होते हैं ना, अगर इसी के ऊपर मैंने एक और वेक्टर बना दिया, कोइंसाइड है, मतलब यही वेक्टर को मैंने 2 बार लिख दिया इसी के ऊपर, मतलब तो वो भी पैरेलल कहलाते हैं, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन होती है कि ऐसे वेक्टर जिनके बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री हो। तो d1 के पैरेलल मैं अगर इसका कुछ मल्टीपल लूँगा ना, मतलब मैंने ले लिया इसको मैंने पूरा डबल कर दिया, सपोज दैट, तो ये 6i 12j माइनस 4k ऐसा आ गया, तो ये इसके पैरेलल होगा। लेकिन वहाँ तक जाने से अच्छा है कि मैं क्या करूँ, फिर उसमें मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, फिर हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर लेंगे, 12 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे, तो हम उसी वेक्टर को हम पैरेलल मान सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स निकालने हैं, 2 यूनिट वेक्टर निकालने हैं जो कि डायगोनल्स निकालना, पैरेलल हम उसी को मान लेंगे, उसी के, ठीक है, और उसी का यूनिट वेक्टर निकाल देंगे तो हमारे आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स में, ओके, इन चीज़ों का ध्यान रखें। सेकंड क्वेश्चन, यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, ठीक है। लॉजिक क्या लगेगा, AB निकालोगे आप, AB वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 i माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3j 4 माइनस 3 प्लस k। BC वेक्टर क्या हो जाएगा, C माइनस बी 4 माइनस 2 2i 5 प्लस 1 6j माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5k। अब क्या हो जाएगा, ये हमको अगर एरिया निकालना है तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 AB क्रॉस BC निकाला, उसका मॉड निकाला और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। प्रूव दैट 3 पॉइंट्स ABC विद पोजिशन वेक्टर दिस रिस्पेक्टिवली आर कोलिनियर इफ एंड इफ
इफ एंड ओनली इफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सॉरी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ठीक है, अब अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है, तो अब इसमें हम क्या लॉजिक यूज़ करेंगे कि अगर ए बी सी पॉइंट, ए बी एंड सी पॉइंट तीनों कोलिनियर है, इसका मतलब कि ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर की वैल्यू 0 वेक्टर आएगी। क्यों आएगी सर? क्योंकि जो ए बी है वो बी सी के पैरेलल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कितने का 0 डिग्री का एंगल हम मानते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलल हम मान लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमको ए बी वेक्टर निकालना है, तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों? ए बी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और उसके बाद बी सी हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। कंडीशन क्या कहती है कि ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो इनका 0 वेक्टर, यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना आएगा? 0 वेक्टर। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा? बी वेक्टर सी वेक्टर से भी क्रॉस के साथ जाएगा, माइनस साइन के साथ बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर के साथ भी जाएगा, ए वेक्टर सी के साथ भी जाएगा, और ए भी जाएगा। अब आपको पता है सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये 0 हो गया इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अब हमको पता है कि अगर हम उल्टा करते हैं, ए बी करते हैं, तो नेगेटिव साइन आता है सामने। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये प्लस हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये प्लस हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हो गया आपके इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अब जो पहले उसको पहले लिख दो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले लिख दिया, प्लस बी से सी और सी से ए। यह जो क्वेश्चन के हिसाब से आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी जो हमारे पास नॉर्मल लॉजिक था वही लॉजिक लगाया और उसी की हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर विथ अ यूनिट वेक्टर along द सम ऑफ वेक्टर्स is equals to 1. Find the value of lambda and hence find the unit vector along b vector plus c vector. तो इसमें पहला ट्राई करते हैं कि हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और फिर हमको निकालना है यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग में? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर मुझे मिल जाएगा तो हम उसका कैप निकाल लेंगे, यानी उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। अब कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालना है अलॉन्ग द सम ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले तो हमको ए वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट किसका? बी वेक्टर और सी वेक्टर के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, वो कितना है? 1 है। तो जो कहता जा रहा है वो करता है। सबसे पहले बोला है कि सम ऑफ वेक्टर्स बी वेक्टर प्लस एंड सी वेक्टर, तो इनका सम कर लो। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2 प्लस लैम्डा आई, 4 प्लस 2 6j माइनस 5 प्लस 3 2k, ये आ गई। अब इसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है, तो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। कितनी आ गई इसकी वैल्यू? 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j प्लस 2k अपॉन में स्क्वायर कर दो, तो 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4। ठीक है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j प्लस 2k के अपॉन में लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा और 36 44 हो जाएगा ना, 36 प्लस 4 40 40 प्लस 4 44। अब ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर आ गया। अब इस यूनिट वेक्टर और इस ए वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कितना है? 1 है। ठीक है, तो देखो इसकी हेल्प से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। उनको देना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन इनसफिशिएंट नहीं हो सकता, उसमें जो डेटा है ना वो इनसफिशिएंट नहीं हो सकता अपने आप में, उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब हमको दे दिया ए वेक्टर डॉट, इसको सपोज दैट मैं मान लेता हूँ डी वेक्टर। ठीक है, जो ये पूरी वैल्यू आ रही है यूनिट वेक्टर जो है, तो डी वेक्टर यानी डी वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना है? 1 है, ये देख रखा। तो चलो ए वेक्टर की कितनी वैल्यू? आई प्लस जे प्लस के इंटू में 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j
प्लस 2k, ये डॉट प्रोडक्ट है, और अपॉन में एक स्केलर क्वांटिटी है उसको भी हम लिख देते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल्स टू 1। अब करो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 2 प्लस लैम्डा का आई से होगा तो 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 प्लस 2। अब इस चीज़ को मैं उधर ले जाता हूँ मल्टीप्लाई करके, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 44 कितना हो जाएगा ये, 2 2 4 प्लस 6 10, लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 44। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 20 लैम्डा प्लस 100 इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 44। तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, 20 लैम्डा माइनस लैम्डा कितना हो जाएगा 18 लैम्डा, और 44 माइनस 100 कितना हो जाएगा 50 माइनस 56। ठीक है, तो इसमें गलती यहाँ पे हुई कि यहाँ पे -2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, तो लैम्डा प्लस 6 बचेगा, और यहाँ से जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 1 आती है तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस। तो यूनिट वेक्टर क्या है, मतलब डी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो डी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू तो हो जाएगा 2 + 1 3 लैम्डा प्लस 6j माइनस 2k। ठीक है, अपॉन में लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 + 2 + 44, तो 44 46 47 रूट ऑफ 47 ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ I + j + k 2i + 5j 3i + 2j - 3k and I - 6j - k respectively are the position vector of point A, B, C and D, then find the angle between the straight lines AB and CD, find whether AB are collinear or not। ठीक है, तो अगर एंगल पता चल जाएगा तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा कोलिनियर है कि नहीं। तो अब देखें, ए की वैल्यू आपको ये दी है, इसका पोजीशन वेक्टर इसका ये है, सी का ये है, और ये डी का है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना, ए बी और सी डी। तो ए बी का मतलब क्या है, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, बी का ये है ए का ये है, तो 2i - आई 5j - j प्लस 4j, और 0k - k तो माइनस का k। सिमिलरली सी डी वेक्टर निकाल लो, तो सी डी निकालेंगे मतलब सी ए है डी ए है, तो डी माइनस सी, तो 1 - 3 माइनस 2i -6 - 2 -8j -k प्लस 3k हो जाएगा ये, तो -k + 3k कितना हो जाएगा प्लस 2k। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल निकालना है, कैसे निकालते हैं, इसको नाम दे दो, सपोज दैट मैंने दे दिया p वेक्टर, इसको दे दिया q वेक्टर। हमको क्या निकालना पड़ेगा, p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ p मॉड ऑफ q cos थीटा। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू p वेक्टर डॉट q वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ p मॉड ऑफ q। p वेक्टर डॉट q वेक्टर निकालो, चलो 1 × -2 -2 4 × -8 -32 -k -1 × -2 अपॉन रूट ऑफ p का कितना हो जाएगा 1 + 16 + 1 सब 2 का 4 + 64 + 2 का 4 कितना हो गया, -4 -32 कितना होता है -36 अपॉन रूट ऑफ 18 और 68 72 ये हो गया। ठीक है, इसे देखते कुछ बाहर आ रहा है क्या, 8 से 9 बाहर आ जाएगा तो बचेगा 3√2। 72 को मैं लिख सकता हूँ 36 2 सा 36 से 6 बाहर आ जाएगा और 6√2। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, -36 और √2 2 हो जाएगा, 3 × 6 × 2 जो कि 36 ही होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया -1, cos थीटा की वैल्यू बची -1, और cos थीटा की वैल्यू अगर -1 है इसका मतलब थीटा कितना होगा पाई यानी 180 डिग्री, और 180 डिग्री का एंगल है मतलब कि ये कोलिनियर भी होंगे। क्लियर है ये चीज़, क्योंकि कोलिनियर मतलब ए बी सी और डी। ठीक है, तो ए बी वेक्टर ये हो गया और सी डी ये हो गया। ठीक है, चलिए
let a vector b vector c vector be three vectors such that mod of a equals to 1, mod of b equals to 2, mod of c equals to 3. If the projection of b along a is equal to the projection of c along a and b vector and c vector is perpendicular to each other, then find. ओहो, बहुत बढ़िया, करारा क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास मॉड 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 की वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड तीनों के दिए हुए हैं, ठीक है। तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास, साथ में मुझे क्या दे रखा है कि बी वेक्टर, अब जो कंडीशन है ना वो पहले सेटिस्फाई कराते हैं। क्या कंडीशन है कि बी अलॉन्ग ए मतलब इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ सी अलॉन्ग ए, मतलब बी का ए पे, बी का ए पे क्या लिखते हैं सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, सी अलॉन्ग ए मतलब ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। एंड बी एंड सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इक्वल्स टू जीरो भी है। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी, इसकी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जब मॉड लगा हुआ है, मैंने बताया था सीधा स्क्वायर पे जाते हैं। चलो, ये हमारे पास दो कंडीशन है, यहाँ पे मॉड से मॉड कैंसिल हो जाएगा, कंडीशन बचेगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन, इनका यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। आइए करते हैं, टू बी वेक्टर प्लस टू सी वेक्टर का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री ए वेक्टर का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, क्या कर रहा हूँ मैं या तुम, इसका स्क्वायर। अच्छा, मैं इधर एक वो लिखा देता हूँ प्रॉपर्टी पहले, आइडेंटिटी ए प्लस बी का सी का होल स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है। अब इसका यूज़ करेंगे, आ जाएगा 9 ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 4 बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 4 सी वेक्टर का स्क्वायर। अब साइन के साथ आएंगे, 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12 माइनस 12 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर टू बी इसका होगा इससे, मतलब 2 इंटू टू इंटू टू, टू टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, तो ये हो जाएगा माइनस 8 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और तीसरा वाला है 2 सी ए, तो 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 और दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस 12 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। अब मुझे ए बी और सी का स्क्वायर दिया है, मतलब इनके मॉड का स्क्वायर है, तो ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर और सी वेक्टर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को एक जैसा लिख लो, 12 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 12 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसमें कॉम्पिटेटिव ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर एक ही चीज़ होती है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिल जाएगी, तो 12 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बी सी की वैल्यू बी वेक्टर डॉट सी की वेक्टर कितनी है, 0 है, तो यहाँ 0 रख दो। कितना हो गया, 9 का 1 से करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 9 टू टू ज़ा 4 4 ज़ा 16 9 4 ज़ा 36, साथ में 12 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पॉजिटिव है, 12 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी कितनी, जोड़ो और देखो 36 और 9 45, 45 और 10 55, 55 और 6 61, तो इसकी वैल्यू आ गई 61, ये हो गया आपका आंसर। कुल मिला के क्या किया मैंने क्वेश्चन में, जो दिया था उसको लिख लिया, आगे कहीं यूज़ आ सकता है, ठीक है, कंडीशन को, फिर जो उसने वैल्यू निकालनी थी बोली थी वो ओपन कर दी, अपने आप इनका ही यूज़ आया और आके आंसर आ गया। क्लियर है ये चीज़, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी, मतलब करारा क्वेश्चन है, इजी तो नहीं बोलूँगा लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो लगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का मतलब ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ए वेक्टर 4i प्लस 5j माइनस के, बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, फाइंड अ वेक्टर डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 21, तो उनके बीच का एंगल मिल जाएगा, साथ में हमको ये पता है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। ए बी और सी है, डी वेक्टर निकालना है जो सी और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि भैया दोनों में परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब ये लो, ये जो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से एक वेक्टर मिलेगा क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, तो जो नया वेक्टर मिलेगा भैया वो बी और सी दोनों पे क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हमको ऐसा परपेंडिकुलर निकालना जो बी और सी पे दोनों पे हो, तो सीधे सीधे हमको बोल रहा है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू निकाल दो, पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो हम करेंगे, बी की वैल्यू कितनी है, आई जे के, कितना हो जाएगा 1 -4 5 और साथ में 3 1 -1, ठीक है।
चलो वैल्यू निकाले, -4 इंटू -1 मतलब 4 कम 4 -5 -j वाला छोड़ा तो -1 -15 प्लस k तो कितना हो जाएगा 1 -4 12 तो +12, ठीक है। -i -16 तो +16j और 12 + 1 एक 13 के। अब ये मुझे मिला वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन इसके कोई पैरेलल भी वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है ना इन दोनों पे, है ना। 3D की बात हो रही है बच्चों, मतलब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मतलब ये होता है, ऐसा समझो कि ये बी वेक्टर बना हुआ है, ठीक है, ये सी वेक्टर है, कैसा भी हो सकता है, तिरछा विरछा कहीं भी। अब इन दोनों का जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो ये देखो, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा थंब रूल, तो ये जो वेक्टर है ये इस पे परपेंडिकुलर है, लेकिन इस पे परपेंडिकुलर तो है, लेकिन अगर इसके पैरेलल दूसरी लाइन लो, सपोज दैट ये ले लिया मैंने, अब ये भी तो ये वाली लाइन, ये पेन भी तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के परपेंडिकुलर कहलाएंगे, क्योंकि इसी प्लेन पे तो है, तो इस पे परपेंडिकुलर है, जो कि हमने निकाला उसके परपेंडिकुलर पैरेलल है। यहाँ भी हो सकता है वो, ये भी परपेंडिकुलर है बी सी में, ये भी परपेंडिकुलर है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर में, ये भी, तो मतलब इसके पैरेलल ले लो। अगर मैं पैरेलल ऐसा ले लिया, इसके पैरेलल नहीं है, जो कि खड़ी इस वाली पेन के पैरेलल नहीं है ये पेन, तो फिर ये इस पे भी परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसके लिए हमको पैरेलल चाहिए। पैरेलल के लिए क्या होता है, ये हमने डी वेक्टर निकाला है, डी वेक्टर नहीं, लेकिन डी वेक्टर की वैल्यू हो गई लैम्डा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये मान लेते हैं, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं होगा। पैरेलल के लिए क्या होता है, आपको लैम्डा किसी का मल्टीपल होता है, वो बताया था मैंने कि अगर एक वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है, मैंने बोला इसके पैरेलल निकाल दो, बोलो कितने पैरेलल चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही तो होता है, तो हमने लैम्डा ले लिया क्योंकि हम एक नंबर फिक्स नहीं कर रहे। लेकिन अब हमें फिक्स करने के लिए कंडीशन दे रखी है डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 21, तो लिख देते हैं ये डी वेक्टर की वैल्यू है, डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 21। डी वेक्टर क्या है, जो हमारा बी डॉट सी आया इसमें लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब माइनस लैम्डा आई प्लस 16 लैम्डा जे प्लस 13 लैम्डा के, ये डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ से उठा दो भैया, 4i प्लस 5j माइनस के इक्वल्स टू, चलो माइनस लैम्डा का 4 से करेंगे -4 लैम्डा, 16 का 5 से करेंगे 80 होता है, तुमको नहीं पता होगा मुझे पता है, 13 लैम्डा का माइनस से करेंगे तो -13 लैम्डा इक्वल्स टू 21 था, जगह नहीं बचाई मैंने, बहुत बढ़िया शाबाश, क्या तो पढ़ाता हूँ। चलो -4 -13 हो गया कितना 17, और 80 में से 17 जाएगा तो बचेगा 63, है ना मेरे हिसाब से, तो हाँ, तो कितना आ गया इधर 63 लैम्डा इक्वल्स टू 21, तो लैम्डा इक्वल्स टू 21/63, 21 से कैंसिल करोगे 3 टाइम्स जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1/3। अब ये लैम्डा की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ, तो डी वेक्टर एकदम एग्जैक्ट मिल जाएगा, 1/3 यहाँ रखो, 1/3 इंटू बी क्रॉस सी की वैल्यू रखो, -i प्लस 16j प्लस 13 के, लेकिन बोर्ड वाले कहते हैं हमको पूरा आंसर चाहिए, दे दो भैया, -1/3i प्लस 16/3j प्लस 13/3 k, ये आपका फाइनल आंसर हो गया डी वेक्टर, ठीक है, क्लियर है। एक बार और देख लेंगे सॉल्यूशन को तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अब देखो ये तो आप कर लोगे, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या करना पड़ेगा आपको, रिजल्टेंट के लिए सम करना पड़ेगा। ट्राइंगुलर लॉ में अगर ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है और सी उल्टा आ रहा है तो ये रिजल्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट इन दोनों को सम करो, सम करने पे इसके पैरेलल बताना, तो यही वेक्टर ले लो और इसी वेक्टर की डायरेक्शन लो और उसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्लियर है, नहीं है, चलो बता देता हूँ मैं, ठीक है, क्यों इतनी मेहनत बचाना। मैं बस ये सोच रहा था कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इस वजह से, ठीक है। हमने मान लिया नया वेक्टर सी वेक्टर, जो कि हो गया वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सी वेक्टर क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, क्या हो जाएगा 2 + 1 कितना होता है 3i, 3 - 2 कितना होता है +j, माइनस के प्लस के 0 हो जाता है, तो ये सी वेक्टर आ गया। अब इसके पैरेलल निकालना, तो पैरेलल के से इसी को मान लेते हैं। अब डायरेक्शन कितनी होनी चाहिए, तो डायरेक्शन निकालनी है तो सी कैप निकालना है, सी कैप यानी सी वेक्टर ऑफ मॉड ऑफ सी, सी वेक्टर जो है कितना है भैया 3i + j, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 9 + 1 यानी 10, तो 3i + j अपॉन √10। अब ये आ गया √10। अब ये जो है यूनिट वेक्टर है
हमको मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 5 यूनिट्स चाहिए। लो भैया 5c कैप इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15 अपॉन रूट 10ai प्लस 5j अपॉन रूट 10, ये आ गई वैल्यू आंसर। ठीक है, आप बोलोगे पैरेलल दिया सर, पैरेलल का करें, पैरेलल का करें। अरे भैया बताया पैरेलल की डायरेक्शन उसकी और उसके पैरेलल है, बस मल्टीपल्स का फर्क होता है, तो आप उसी वेक्टर को मान लो, क्योंकि 1 का भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो आपको यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लो, चलो 2c वेक्टर होगा ना, तो वो भी पैरेलल ही होगा। 3c भी पैरेलल है, 4c भी पैरेलल है, -1/3 भी पैरेलल है। तो इस तरीके से आप उसी को ले लो तो सबसे ईजी रहता है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो पैरेलल को लेकर। पैरेलल में बस वेक्टर का मल्टीपल अलग अलग हो जाते हैं, बस दैट्स इट। चलिए 9th, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर इक्वल्स टू 4i माइनस 2j प्लस 3k एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू i माइनस 2j। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स। ओहो, फिर वही दिक्कत, इसके पैरेलल निकालना है, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू कहाँ से निकालोगे, रखोगे यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करो ए में, उसको b से माइनस करो, फिर 3 का मल्टीप्लाई c करके ऐड कर दो। निकाल दो, चलो थोड़ा गिड़गिड़ाओगे तो निकाल देता हूँ। -4i माइनस 2j प्लस 3k प्लस 3 इंटू आई माइनस 2j। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 4i प्लस 2j माइनस 3k प्लस 3i और 3 2 ज़ा माइनस 6j प्लस 3k। देखो ये 3k से ये 3k कैंसिल, ठीक है, और एक और कुछ कैंसिल हो रहा था, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। 2 माइनस 4 कितना होता है, 2 प्लस 3 5 और 5 माइनस 4 एक आई बचेगा। ठीक है, आई वाला यूज़ कर लिया। जे में क्या क्या है, 2j और 2j कितना होता है, 4j, और 4j माइनस 6j कितना होगा, माइनस का 2j, तो यहाँ बचेगा कितना, माइनस का 2j। 2k बस इधर बचा, 3k कैंसिल हो चुका है, तो प्लस 2k, ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, इसको नया नाम दे देता हूँ मैं, डी वेक्टर। ठीक है, अब इतना सारा कौन लिखे यहाँ पे, मैंने डी वेक्टर नाम दे दिया इसका। अब इसके पैरेलल निकालना है, मतलब डी कैप निकालना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालना है। डी कैप मतलब डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर। ठीक है, मतलब आई माइनस 2j प्लस 2k अपॉन मॉड ऑफ डी निकालना है, मतलब रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4 9, बाहर आ जाएगा 3, तो 1/3i माइनस 2/3j प्लस 2/3k, ये आ गई डी वेक्टर की वैल्यू। मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6d कैप, 6/3 2 बचेगा, 2i 6/3 2 बचेगा, 2 2 ज़ा 4, 4j 2 2 ज़ा 4k, आंसर गॉट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कर दो फटाफट। Find the position vector of point R which divides the line joining 2 points P and Q whose position vectors are this and this respectively externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of the line segment RQ। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि एक पॉइंट R है जो P और Q को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। एक्सटर्नली मतलब पॉइंट कहीं R यहाँ है। ठीक है, अब ये डिवाइड कर रहा है 2:1 में, मतलब P से लेके R तक की रेशियो 2 है और ये जो है 1 है। ठीक है, तो सीधी दिख रहा है कि ये अगर ये 1 है और ये 2 है, मतलब ये डबल है, तो सीधी बात है Q मिड पॉइंट ही होगा। P इज़ द मिड पॉइंट, मतलब Q को इधर लिख लो, P को इधर लिख लो कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ, तो वो होगा ही होगा P मिड पॉइंट। अब हमको क्या क्या दे रखा है, P के पोजीशन वेक्टर क्या है, P का पोजीशन वेक्टर है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, P का पोजीशन वेक्टर क्या है, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। ठीक है, m 1:2 है, तो इसको हम मान लेंगे m और ये वाले को n मान लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, एक्सटर्नली जब डिवाइड करता है तो r वेक्टर, मतलब इस r, इसका पोजीशन वेक्टर निकालने जा रहा हूँ। r वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाता है, mb वेक्टर माइनस na वेक्टर अपॉन m माइनस n। ठीक है, अब b वेक्टर क्या है, ठीक है, b वेक्टर मतलब जो 1 है इसके अपोजिट वाला लेंगे, तो ये लेंगे कौन सा, जो Q को डिवाइड करता है, मतलब 2a, तो m लिया 1 और 1 के साथ में 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू है 2, 2 के साथ में a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर अपॉन
m माइनस वन मतलब 1 माइनस 2, कितना आ जाएगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर माइनस 2 माइनस 3 प्लस 6b वेक्टर अपॉन माइनस वन। अब 2a वेक्टर से 2a वेक्टर कैंसिल, b प्लस 6b 7b वेक्टर अपॉन माइनस वन, तो कितना जाएगा माइनस 7b वेक्टर। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमको पोजीशन वेक्टर मिल गया किसका, आर का क्या आया माइनस 7b वेक्टर। अब ये शो करना है कि मिड पॉइंट है, तो अगर ये p मिड पॉइंट है तो इसका और इसका सम करने में वो वाला फॉर्मूला आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2 आना चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के देखोगे, इनका सम करके अगर इतना आ रहा है तो ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ये अब आप खुद ही प्रूव कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस थे सारे, और आपको एक आइडिया मिल ही गया होगा वेक्टर में कि अब वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी भी हो रही है कि वेक्टर्स में किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, और क्या आइडिया है कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चंस को देखें, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसे एक बार और देखें, और भी कोई कमी हो तो बताएं कि इस पार्ट पे ज़्यादा हमें फोकस करके पढ़ना है या इस टाइप के और क्वेश्चन हमें करना है, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं बाकी क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। एक मैराथन होगी शायद हमारी MCQs के लिए, और साथ में ही मैं पेपर का एनालिसिस भी लेके आऊँगा, क्वेश्चन पेपर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो इसीलिए लिट मैथ लैब से जुड़े रहें, और तब तक के लिए धन्यवाद।